दावा है कि बैंक अपने ग्राहकों को सेवा और सहूलियत के साथ ही साथ आपकी डिपॉजिट की सुरक्षा भी करती हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि अपनी सारी जमा पूंजी जमा करने के बावजूद बैंक आपके धन की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस इंतजाम नहीं करता है। आप लोन लेंगे तो मौका मिलने पर आपको अतिरिक्त जुर्माना और कभी कभी तो धोखाधड़ी का भी मामला झेलना पड़ेगा। ऑनलाइन ठगी तो इसकी ताजा प्रमाण है। अब हालत यह है कि अब अपनी जेब भरने के लिए बैंक वाले अपने ग्राहकों से बात बात पर सुविधा शुल्क वसूलते हैं। लेकिन एक बड़ा गिरोह और हो गया है। ये भयावह लूट का मामला सामने आया है। हैरत की बात है कि यह पूरा गिरोह पूरे अवैधानिक और असंवैधानिक तरीके से है, किसी माफिया की तरीके से। लेकिन ये लोग इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लूट मचाए हुए हैं। इस गिरोह ने लगभग 17,20,000 करोड़ रुपयों की उगाही कर ली है, हमको पता ही नहीं। और इसकी जानकारी सभी बैंक को है, आम आदमी को नहीं। ये गिरोह के लोग सभी बैंकों में अपने अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट तक घुस गए हैं बिना किसी अनुमति के। यह दरअसल 420 की हद का मामला है। लेकिन सब कुछ जानते हुए बैंक वाले बिल्कुल खामोश होते हैं। यह धोखाधड़ी सीधे रिजर्व बैंक और भारत सरकार की जानकारी में है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। इस गिरोह ने लखनऊ हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा को भी फंसा दिया है। आइए प्रशांत चंद्रा से यह पूरी धोखाधड़ी का किस्सा सुन लिया जाए। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि इस गिरोह का यह खतरा अब आपके बैंक खाते तक भी सेंध लगा रहा है। ये गड़बड़ झाला क्या है? ये गड़बड़ झाला क्या है साहब, ये तो ऐसा है कि पता नहीं कैसे अभी तक किसी का इस तरफ ध्यान गया नहीं। एक संस्था है सिबिल को कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक संस्था है, कुछ रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स ने बनाई। उसमें नेशनलाइज बैंक भी है, मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक भी हो गया, रिजर्व बैंक के भी रिटायर्ड ऑफिसर्स है, सेवानिवृत्त। इन लोगों ने एक संस्था बनाई। उसका काम यह है कि लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं डिफरेंट बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो लोग लोन वोन देते हैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि साहब किसने कितना लोन लिया, उसको कितना रिपे किया और कितना डिफॉल्ट हुआ। ये इन्फॉर्मेशन लेके वो अपने हिसाब से उसको एक क्रेडिट रेटिंग देते हैं और क्रेडिट रेटिंग देने के बाद उसको अपने पोर्टल पे डाल देते हैं। उस पोर्टल पे आप जाकर के वो किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के रेट है, उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग रेट्स हैं। 550 रुपये से लेकर के और 600 रुपये तक का जो इनका नेट में है सालाना ये लेते हैं, जो भी पैकेज ले लीजिए। और नेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 60 करोड़ इंडिविजुअल्स की क्रेडिट रेटिंग करते हैं इंडिया में और 32 करोड़ बिजनेस हाउसेस की। तो ये उनके खुद के आंकड़े दिए हुए जो इनके वेब पोर्टल पे है कि 92 करोड़ लोगों की क्रेडिट रेटिंग ये करते हैं, लोगों की और बिजनेस हाउसेस की। भारत में क्या संख्या है इसकी? विश्व में क्या स्थिति है? विश्व में हमको नहीं मालूम क्या स्थिति है, उसके बारे में नेट में कुछ नहीं है कि इतनों के कितने पैसे का निगरानी करते हैं। इसमें ये समझ लीजिए कि 550 से लेके 6600 तक का इसमें सब्सक्रिप्शन है। अगर 92 करोड़ में से 25% लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए बाकी लोगों ने नहीं लिया, लेकिन अगर 25 करोड़ लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन लिया तो वो औसत अगर निकाल लीजिए और आदमी ने 2000 रुपये भी दिए, 500 से और 6600 के बीच में 2000 का औसत ले लीजिए, तो इसको अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये $20 बिलियन आता है कम से कम। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, मोटा मोटा हिसाब है अरिथमेटिकली। और ये कंपनी इन्होंने बनाई 2000 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जिसमें इनको लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के तहत ये किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के पहले उससे उसकी कंसेंट लेनी ज़रूरी है। ये किसी की कंसेंट नहीं लेते। ये समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। बगैर कंसेंट लिए ये सबके बारे में अपने हिसाब से किस हिसाब से क्रेडिट रेटिंग करते हैं, कोई लेखा जोखा नहीं। जानकारी मिलती है वो तो बैंक से ही मिलती होगी इनको। बैंक से मिलती है और जो भी लोन देते हैं। तो बैंक उनको जानकारी क्यों देता है? अब बैंक देता है क्योंकि यही तो नहीं समझ में आता है कि बैंक को किसने कहा है कि आप दीजिए जानकारी।
क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्था है, ये कोई रिजर्व बैंक की संस्था नहीं है। रिजर्व बैंक से हमने क्वेरी की, क्या बैंकों से क्वेरी की, क्या कोई रिजर्व बैंक का सर्कुलर है जो आपको कहता है कि आप सिविल के स्कोर्स मानिए? कोई जवाब नहीं देता है। आप आरटीआई में ला करके देख लीजिए, वो कहेंगे साहब ये आरटीआई के हिसाब से जवाब देने लायक नहीं है। अच्छा, कोई बताता ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स से एक दूसरे को जानते हैं, वो धीरे धीरे करके इनका ऐसा नेटवर्क हो गया है। अब आप सोचिए, पैसा इतना है कि ये कितना पैसा अंडर हैंड देते होंगे कि इनकी रिपोर्ट फॉलो करो, कुछ क्या पता। तो ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। लेकिन ये उसके बाद 2011 में इस कंपनी में 92% शेयर्स ले लिए। एक ट्रांस यूनियन कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है जी। तो इस वक्त जो इंफॉर्मेशन नेट पे है उसमें 92% शेयर्स ट्रांस यूनियन के हैं जो अमेरिकन है। अब इसका नाम हो गया है ट्रांस यूनियन सिविल। जी। और ये जो पैसा कलेक्ट होता है तो उसमें 92% पैसा संभवतः अमेरिका चला जाता है। वो किस तरह से जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये नहीं पता। मगर अगर इसको सिर्फ 25% लोगों का भी आप ले लीजिए तो $20 बिलियन से ज़्यादा का इनका सालाना का ये कमाई है। ये सामान्य तौर पर भारत में जो विदेशी एनजीओज आ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाती है। ये इसको हम एनजीओ के तौर पे देखें, दुकान की तरफ देखें, या फर्म की तरफ, या ट्रस्ट की तरफ, क्या है? ये तो एक कंपनी है ना, ये एनजीओ है ना, कोई ऐसा कोई काम करती है जो किसी धर्म का काम करे या कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्योरली कमर्शियल है। तो ये पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं अमेरिका? यही तो नहीं पता कैसे करते हैं। कोई उंगली नहीं उठाता है। और आप किसी भी बैंक में चले जाइए, आप 10 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिविल में अगर आपका उन्होंने दिखा दिया कि साहब का 5 लाख रुपए का डिफॉल्ट है और आप सिविल के हिसाब से आप विलफुल डिफॉल्टर हो गए, तो आपको कोई बैंक एक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, 4 आने नहीं देगा। और उनका अगर आप नेट पे जाइए तो कहते हैं अगर हमने आपको एंट्री दे दी है तो आप पहले पैसा पे करिए। 40-50 साल पहले का भी हो तो भी। हाँ, अरे भाई हम बता रहे हैं, हमारे साथ हुआ जी। 1995 में हमने लोन लिया, जीआईसी से लोन लिया। उन्होंने हमारा चेक गलत जमा कर दिया। वो चेक उनके पास वापस आ गया। उन्होंने हमको 138 की नोटिस दे दी। 138 की नोटिस दे दी। हमारी गलती दी थी। हमने कहा हम आपका अकाउंट बंद करते हैं, हम आपके साथ नहीं करेंगे बैंक। हमने उनका अकाउंट बंद। कितना पैसा था? 5 लाख का लोन था जी। हमने उनका अकाउंट बंद कर दिया, उनको पैसे दे दिए। उनका कि साहब फॉर क्लोजर के हम 5% लेंगे। हमने कहा हम अपने मन से थोड़ी बंद कर रहे हैं, आपने हमको विवश किया बंद करने का, हम 5% आपको नहीं देंगे। वो हमारे चक्कर लगाते रहे कि साहब हमारा ज़रूरी है, और ये है वो है। बैंक कौन था? ये एचआईजी कह रहे हैं। ये इसकी जो हाउसिंग कंपनी नहीं है, जीआईसी की, जीआईसी की हाउसिंग कंपनी। अच्छा। जीआईसी हाउसिंग कहते ही है उसको। तो उन्होंने कहा कि साहब नहीं दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने चक्कर लगाना बंद कर दिया। 1995 में अगर मान लिया जाए कि चलिए हमारी देनदारी थी भी कि फोरक्लोजर में 50,000 या 60,000 जो भी कुछ मांग रहे थे हमको देना चाहिए था, हमने नहीं दिया जी। तो वो बैंकिंग कंपनी है, हाउसिंग कंपनी थी, बैंक लोन देती थी। वो हम लोगों के हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से 3 साल के बाद वो ख़त्म हो गया लोन। अगर आपने सूट नहीं फाइल किया रिकवर करने के लिए तो टाइम बार्ड हो गया। चाहे आप बैंक हो चाहे कोई हो, आप रिकवर नहीं कर सकते। सन 2000 में सिविल बनी। तब जब तक ये ट्रांस यूनियन ने नहीं लिया था तब तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2011 में ट्रांस यूनियन ने इसको टेक ओवर कर लिया। अच्छा। 2011 में जीआईसी हाउसिंग ने इनको लिख दिया कि साहब इनका ये इतना पैसा बाकी है, उस पर इंटरेस्ट जोड़ के 4 लाख रुपया हो गया है। उन्होंने 4 लाख की एंट्री डाल दी, उसके आगे लिख दिया विलफुल डिफॉल्टर। अब वो हर साल उसको बढ़ाते। हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दिया, सब किया, कोई जवाब नहीं देते। हमने आरबीआई को लिखा कि साहब इस तरह से है। आरबीआई ने उनको फॉरवर्ड किया कि साहब का निराकरण करिए। उनकी चिट्ठी आ गई कि साहब ये पे कर दीजिए, हमें हटा देंगे। अरे क्यों पे कर दे भाई? कितना पैसा? अब इस वक्त जो हमारी एंट्री दिखा रहे हैं 35 लाख रुपया हो गया है। उसमें हर साल इंटरेस्ट जोड़ते जा रहे हैं। किस हिसाब से जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, नहीं पता। और कहते हैं आप इसको पे करिए तब हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। उसका रिजल्ट ये है कि आज अगर हम किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड मांगते हैं या कहीं से लोन लेने की जाते हैं तो कहते हैं साहब आपको नहीं देंगे, आपकी एंट्री खराब है। तो कल को ये भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर नालिश कर दें कि इतना पैसा आपको बकाया वापस कीजिए, ये भी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? बस ये उन्होंने ये विवश करेंगे आपको कि आप इनका क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लीगली तो रिकवर नहीं कर सकते। ये जो चीज़ टाइम बार्ड हो गई, अगर फर्ज करिए वो भी अगर मान लीजिए हमारा ड्यू था तो टाइम बार्ड हो गया। तो सन 95 का ड्यू
आप 2011 में कैसे डाल सकते हैं कि हम विलफुल डिफॉल्टर हैं? हु आर यू टू डू इट? तो ये आप कहना चाहते हैं कि ये बैंक जिस तरह से पहले ये उगाही करते थे गुंडे बेच करके, उससे भी बदतर है। ये तो एक रैकेट है कि जो चीज रिकवर नहीं हो सकती, बैंक तो उसके लिए भेजता है जो रिकवर हो सकती है, उसके लिए गुंडे भेजता है। ये तो जो लोन रिकवर ही नहीं हो सकता, उसके मीडियम सारे काट रहे हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी माई इंटरेस्ट। ये तो अगर आप ये विद इन लिमिटेशन 3 साल के अंदर अगर आप कोर्ट चले गए होते तो इतना पैसा तो इतने दिन से अगर कोर्ट में पेंडिंग होता मुकदमा तो इतना पैसा नहीं होता। आप किस हिसाब से इंटरेस्ट लगा रहे हैं? अगर फर्ज करिए फोरक्लोजर का 5 लाख में फोरक्लोजर का कितना ले लोगे भाई? 10% लोगे तब भी तो 50,000 रुपया ही हुआ। क्या इन तो लोगों के 50,000 रुपया सन 1995 का 50,000 रुपया आज 35 लाख रुपया हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है जिस तरीके से आप बता गैर रहे हैं। कानूनी है, किसी के कंसेंट नहीं लेते हैं, डालते चले जाते हैं। रिजर्व बैंक कुछ करती नहीं है, रिजर्व बैंक भी मिली हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली कोई किसी को परवाही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और हो सकता है हूँ, क्योंकि जो जितना पैसा है उसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपके पास अगर ये संकट है तो आम आदमी के पास क्या होता? परेशान है, किसी को पता ही नहीं है। क्या आपको जानकारी है कि ऐसे कितने लोग होंगे जिसमें बेहाल होंगे? अरे अनगिनत होंगे भाई, अनगिनत होंगे, और उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। कोई रेमेडी नहीं है। ये तो इनका तो नेट पे है कि अगर आपको अपनी एंट्री ठीक करानी है तो पैसे दे दीजिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आम आदमी इस पूरे मसले पर लड़ना चाहे तो क्या करे? अब करे क्या? या रिजर्व बैंक को लेना चाहिए एक्शन। रिजर्व बैंक को कई दफे उनको नहीं कर रहे हैं, वो अब नहीं क्या कर करें? रहे। अब या तो भाई रिट फाइल की जाए या कुछ किया जाए। ये तो एक्चुअली ये काम तो गवर्नमेंट का है, पार्लियामेंट शुड टेक इट ओवर। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो फ्रॉड है। ये आप इस पूरे मामले में हताश भाव में हैं या युद्ध के स्तर नहीं, में? युद्ध कौन करेगा अब? अभी आप सोच लीजिए, माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं। कौन लड़ सकता है इनसे? हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो जरा 2011 से बताइए, हम 2011 से कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए, नहीं हटा रहे हैं तो क्या कर लिया हमने? किसके दम पे ये कूद रहे हैं लोग? पैसे के दम पे, और काहे पे? और तो कोई हमको वजह समझ में नहीं आती है। बड़ी भयानक स्थिति है। ये है, देखो पूरे दुनिया में इन पे कितना पैसा इकट्ठा किया होगा या करते होंगे? अब दुनिया में तो अब जैसे हिडनबर्ग क्या है, यही सब फ्रॉड ही तो है, और क्या है? ये अमेरिकन फ्रॉड्स हो रहे हैं इस देश में, कोई किसी को कोई परवाही नहीं है भाई। देखिए, किसी भी देश में किसी के परमिशन के बगैर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप डाल नहीं सकते। ये कैसे डालते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, और ये कोई जवाब नहीं देते। आप इनको लिखते रहिए, रिजर्व बैंक को लिखते रहिए, कोई जवाब नहीं आएगा। आरटीआई का कोई जवाब देंगे? आरटीआई में कह देते हैं कि ये आरटीआई के तहत आपको हम इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसकी अपीलें पढ़ने के उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। बैंक ही नहीं बताती है कि किस आदेश के तहत वो सिविल को फॉलो कर रहे हैं। प्रशांत जी, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम तो सोच रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करें। या तो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें इनके खिलाफ, उसकी सोचते तैयारी करें, इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे। भाई ये तो एक तरह का ये फ्रॉड है हर एक के साथ। हमारे साथ तो हुआ है, तो हमको राइट है फाइल करने का, हम फाइल करेंगे। और कोई फिगर हमको समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि हम तो 2011 से रिक्वेस्ट बराबर करते चले जा रहे हैं। हर साल बढ़ा के डाल देते हैं उसमें कि इसमें इतना इंटरेस्ट हो गया, अब ये हो गया है। 2-3 लाख से शुरू हुआ था, आज 35 लाख दिखा रहे हैं। तो ये वेदना है उस व्यक्ति की जो लखनऊ हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट है। आम आदमी के साथ क्या होता होगा इसकी कल्पना आ सकता है। गनीमत यह है कि ये व्यक्ति फिलहाल हताश नहीं है और उस योद्धा भाव में खड़ा हुआ है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, कि दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।